हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेचा क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज चालू कर रखी है जिसके अंदर हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर में से 2 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए थे। 2020 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा था, नोट्स भी हम लोगों ने अच्छे से उनका रिवीजन भी कर लिया था। तो आज हम लोग कवर करेंगे 41 से अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर 41 से 60 क्वेश्चन बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखने को मिले होंगे, या फिर अगर आप कोई मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स से ही बिलोंग करते हैं, राइट बेटा। तो आपके एक प्रकार से नोट्स भी सारे कवर हो जाएंगे, यानी उनका रिविजन हो जाएगा, साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। एंजियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं बेटा जी? हार्ट या उसके जो पार्ट होते हैं उनकी स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। और एंजियोलॉजी के जो फादर है, एंजियोलॉजी के जो पिता है, जनक है, वो कौन होते हैं? वो विलियम्स हार्वे होते हैं, राइट। विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन की खोज की थी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है, दोहरा परिसंचरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेटा जी आप लोगों को याद रखना है, ओके। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें। कोरोनरी धमनी यानी जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो किसको ब्लड सप्लाई करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ भी है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो याद रखना। देखो कोरोनरी का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो कोरोनरी शब्द आप देखोगे कार्डिक एंड कोरोनरी जो टर्म्स होता है बेटा याद रखना, ये हार्ट से बिलोंग करता है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती है। किसको प्योर ब्लड सप्लाई करेगी? हार्ट मसल्स को प्योर ब्लड ये सप्लाई करती है, याद रखना इस चीज़ को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए मनुष्य से पहले हम अगर बात करें, अगर कोई आपसे पूछ ले या पूछे कोई कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र सबसे पहले किसमें देखा गया? तो याद रखना एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा फाइलम के अंदर सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था। एंड ह्यूमन बीइंग की तो आपको पता है क्लोज टाइप का होता है बेटा, याद रखना कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखा गया, तो एनेलिडा फाइलम के अंदर सबसे पहले देखा गया, राइट बेटा। चलिए अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चंस की। तो लिम्फ का रंग होता है, लिम्फ का कलर। बेटा लिम्फ के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होती उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो नहीं होती इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है, राइट। और आरबीसी साथ में इसके अंदर ना ही प्लेटलेट्स होती है। ये दो चीज़ें लिम्फ के अंदर अब्सेंट होती है, ठीक है बेटा जी। क्या होती है इसमें? अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होती हैं। आरबीसी आपको पता है कलर प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि रेडिश कलर का होता है, रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। अब लिम्फ का कलर हमको पूछा है बेटा, लिम्फ जो होती है वो कलरलेस होती है। कैसा होती है लिम्फ बेटा जी? याद रखना कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। लिम्फ के अंदर एक्चुअली होता क्या है? ओनली मैक्सिमम तो आपको पता है प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के साथ में अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें केवल और केवल होती है WBC। क्या होती है इसमें? WBC होती है, राइट बेटा। एंड WBC मेजर मैक्सिमम होने के कारण आपको पता है लिम्फ का काम क्या हो जाएगा? डिफेंस का काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि WBC जो होती है वो डिफेंस का काम करती है, रोगों से लड़ने का काम करती है, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें। तो लसिका का स्कंदन, यहाँ पर कोगुलेशन हमको पूछा है लसिका का कि वो होता है या नहीं होता, ब्लड की तुलना में ज़्यादा होता है यानी शीघ्र होता है, या फिर धीरे धीरे होता है। देखो एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि लसिका के अंदर यानी लिम्फ के अंदर होता क्या क्या है? प्लाज्मा होता है, ठीक है, और WBC होती है, ये हमको पता चल गया। यानी कि प्लेटलेट्स इसके अंदर बेटा जी अनुपस्थित होती है, ये भी हमको पता है। और आपको पता है प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का ही काम करता है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि इनका ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है, होता है, बट स्लोली होता है, बहुत स्लो होता है। रीज़न क्या उसका? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसका भी ब्लड क्लॉट यानी ये भी इसका भी स्कंदन होता है? उसका रीज़न ये है बिकॉज प्लाज्मा के अंदर आपने मुख्यतः 3 प्रोटीन पड़ी होंगी, जिसमें फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होती है जो कि क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है। हालांकि इतना ज़्यादा कोगुलेशन फैक्टर इसमें नहीं है बिकॉज प्लेटलेट्स तो मेजर है, वो तो है ही नहीं,
लेकिन फाइब्रिनोजन तो है ना भैया, कुछ तो है जो इसको क्लॉट करवा सके, जो इसका कोगुलेशन करवा सके। हालांकि वो बात अलग है कि ब्लड की तुलना में क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, राइट बेटा। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप फोकस करते हुए चलना। इसका रीजन क्या वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर कोगुलेशन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, आयंस भी होते हैं, कैल्शियम आयन होता है, विटामिन के सब कुछ है। तो फिर दिक्कत क्या है, प्लेटलेट्स की तो दिक्कत है, वो बात अलग है कि यार ब्लड की तुलना में धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा तो सही ना, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक आर्टरी को शीरा, यहाँ पे क्या है शीरा, सिरा से इस गुण से पहचाना जा सकता है। अब जो करेक्टर है वो हमको धमनी का देखना है, ना कि शीरा का। देखो बेटा, धमनी और सिरा के अंदर बहुत सारे डिफरेंस हम लोगों ने कवर किया था। अगर मैं धमनी की बात करूँ तो ये मैंने एक आर्टरी का स्ट्रक्चर बनाया। अब इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, धमनी की मोटी दीवार होती है, पहली बात तो ये। उसका जो ल्यूमेन होता है, उसका जो अवकाश होता है वो कैसा होता है, संकरा होता है, ठीक है। और इसके अंदर ना तो कपाट होते हैं, कपाट अनुपस्थित होते हैं, राइट। तो ये सारे जो करेक्टर वो किसके होते हैं, वो आर्टरी के होते हैं। किसके हैं, ये आर्टरी के हैं। तो धमनी की आपको पता है भित्ति मोटी होती है, बिल्कुल सही बात है। उसकी कैविटी जो होती है, गुहा जो होती है वो संकरी होती है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। धमनी के अंदर कपाटों का अभाव होता है, बिल्कुल इसमें कपाट के हैं अनुपस्थित होते हैं, वाल्व एब्सेंट होते हैं। तो प्रोक्स सभी इसके करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो मनुष्य में हृदय की भित्ति मोटी किस रचना के कारण होता है। देखो हार्ट की वॉल हमको पूछा है, मोटी क्यों होती है हार्ट की वॉल। हार्ट के अंदर बेटा जी 3 लेयर होती है ना, कितनी लेयर होती है हार्ट में, 3 लेयर होती है। कौन कौन सी याद रखना, एक तो एपिकार्डियम होता है सबसे बाहर, फिर आता है मायोकार्डियम होता है जो कि बीच में होता है, फिर आता है एंडोकार्डियम होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। ये सबसे बाहर, ये बीच में, और ये अंदर की साइड होता है, राइट। अब देखो जो मायोकार्डियम होता है ये थोड़ा थिकर होता है, ये जो भित्ति होती है मायोकार्डियम की ये थोड़ी मोटी भित्ति होती है। इसी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, हेड के मसल्स को ब्लड सप्लाई, उससे इम्प्योर ब्लड लेना ले जाना, उनको न्यूट्रिशन देना, सारी चीज़ें इस मायोकार्डियम वाली लेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो याद रखना इसी के कारण जो हेड की मसल्स होती है, हेड की जो भित्ति होती है वो हमको मोटी नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हृदय का संकुचन कहलाता है। जब हृदय पंप करता है तो वो संकुचित होता है, उसको हम लोग बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हार्ट की बात करें बेटा जी, मान लो ये हार्ट है, ये अंदर की साइड संकुचित होता है, यानी कि अंदर की साइड ये प्रेशर के साथ में संकुचित होता है, तो ब्लड आपको पता है कहाँ पे जाता है, धमनी की दीवार के ऊपर दाब लगाएगा। तो जो दाब लगाता है, जब संकुचित होता है तो जो दाब लगता है वो लगता है 120 mm ऑफ Hg लगता है, राइट। वापस ये रिलैक्स होता है, तो रिलैक्स होने को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। रिलैक्स होने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल। उस टाइम ये भित्ति का जो दाब होता है वो हल्का सा कम हो जाता है, वो कितना होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो कहीं आपसे पूछे कि भैया ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बीइंग का, सामान्य मनुष्य की बात करें बिना किसी बीमारी के, तो बेटा याद रखना उसका ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। 120 तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो संकुचन पूछा है तो नॉर्मल से आपको याद रखना है सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें तो मिट्रल वाल्व किसका दूसरा नाम है। ये तो क्वेश्चन आया हुआ भी है बेटा। मिट्रल वाल्व जो होता है वो बाइकस्पिड का दूसरा नाम है, बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है, याद रखना। अब बाइकस्पिड याद रखना ये बाई साइड होता है, इस तरह से आप याद रखना, बाई तरफ। बाई तरफ यानी कि मान लो ये हार्ट है, राइट, तो ये तो आपको पता है राइट साइड हो गया आर आर, और ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, यानी कि बाई तरफ। और यहाँ पर ये लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बंडल ऑफ हिज, जिसको हम लोग हिज के बंडल भी बोलते हैं, किससे निकलते हैं। देखो अगर मैं आपको कम्प्लीटली बताऊं तो थोड़ा फोकस करते हुए रखना इस चीज़ को। एंड मैं पेन का कलर आप लोगों के लिए चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड ध्यान से देखना। ओके तो मैं एक बार हार्ट की स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा।
ओके, तो ये तो हो गया राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीलय, ये हो गया राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीलय। बेटा जी यहां पर लगा होता है, यहां पर लगा होता है एस ए नोड, जिसको हम लोग पेसमेकर बोलते हैं, राइट। ऐसे नोड जब विभव उत्पन्न करता है तो ये आलिंद के अंदर विभव उत्पन्न करता है, आलिंद के अंदर संकुचन होता है इनके विभव से, और साथ ही साथ ये विभव किसको मिलते हैं, ये विभव मिलते हैं बेटा जी, देखो यहाँ पर भी एक वॉल है, दीवार है, ये विभव मिलते हैं एवी नोड को, किसको मिलेगा, एवी नोड। अब एवी नोड से जो विभव होते हैं वो जाते हैं बेटा जी इन दोनों निलय के बीच से, इन दोनों निलय से बीच से जाते हैं, और जाते जाते कहाँ पे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये निलय के अंदर तक ये फैले होते हैं, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, राइट, ये इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागीनुमा संरचना होती है। तो एवी नोड ने किसको विभव दिया, ये होते हैं हिज के बंडल, हिज के बंडल, हिज के बंडल, और हिज के बंडल आगे जाके ये जो फाइबर बनाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु, राइट। तो हमको पूछा है कि बंडल ऑफ हिज किससे निकलता है, तो ये देखो किससे निकल रहा है, ये निकल रहा है एवी नोड से निकल रहा है, ध्यान से देखो, देखो एवी नोड से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, राइट। तो ये निकलते हैं एवी नोड से। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है, आई होप सो सारे पॉइंट आपको इसके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुरकिंजे तंतु किसके संकुचन में सहायक होते हैं। बेटा अभी हमने जो डायग्राम देखा था इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यह है पुरकिंजे तंतु, राइट, ये क्या है, पुरकिंजे तंतु। अब ये पुरकिंजे तंतु सिर्फ कहाँ तक फैले होते हैं, देखो यहाँ तक ही फैले होते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ये निलय तक ही फैले रहते हैं। तो ये पुरकिंजे तंतु केवल और केवल किसको संकुचित करेंगे, ओनली निलय को। क्या ये दायां निलय को करेगा, क्या ये बायां निलय को करेगा, बेटा याद रखना ये दोनों निलय को संकुचित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में हमको दायां निलय भी दे रखा है, जबकि किसको करता है, ये निलय को, यानी कि दोनों निलय को ये संकुचित करता है। क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें तो निम्न में से कौन सा अंग आरबीसी का मुख्य कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान का मतलब आरबीसी जो होती है वो 120 यानी कि 120 दिन के बाद में कहाँ पर जाकर नष्ट हो जाती है, याद रखना स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर जाके नष्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्लीन बोलते हैं, राइट, प्लीहा, प्लीहा के अंदर जाके नष्ट हो जाती है 120 दिन के बाद, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, पेपिलरी मसल्स किस में हेल्प करती है बेटा। तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सपोज करना, एक सेकेंड, हाँ जी ध्यान से देखना, ये मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं हेड का, एक सेकेंड, ओके। चलिए समझना इस चीज को, ओके। देखो ये है हमारा दायां आलिंद और ये है बायां आलिंद, राइट। अब पेपिलरी मसल जो होती है वो यहां पर लगी होती है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से देख सको। यहां पर लगी होती है पेपिलरी मसल्स, यहां पर इस तरह से, यानी कि जो कपाट होती है, जो वाल्व होते हैं यहां पर लगी होती है। अब ये वाल्व जिस तरह से मान लो ये निलय के अंदर ब्लड आता है, अब निलय जब संकुचित होते हैं तो यहां से ये प्रेशर लगेगा अंदर की साइड, बिल्कुल बेटा यहां से ये प्रेशर लगेगा, तो ये कपाट इस तरह से ना चले जाए, पीछे की साइड ज्यादा ना चला जाए, पीछे की साइड खुल ना जाए, इसलिए ये सिर्फ इनको यहां तक ही लेके आता ताकि यहां पर आकर ये बंद हो जाए, वरना पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे ना। तो ये इनको खींच के रखते हैं, ये जो पेपिलरी मसल्स होती है वो इनको खींच के रखते हैं बेटा, खींच के रखते हैं। तो हार्ट के कपाटों को खोलने तथा बंद करने में ये हेल्प करते हैं पेपिलरी मसल्स। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट बेटा आप सभी का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करते हैं इसमें, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात, देखो यहाँ पर धमनी और सीरा के अंदर डिफरेंस का ही क्वेश्चन है और काफ़ी सारे डिफरेंस हम लोगों ने अच्छे से कवर किए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। मैंने पूरा वीडियो, पूरा जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग सारे लेक्चर आप लोग वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे काफ़ी डीपली पढ़ाई है, सारे पॉइंट आपके क्लियर किए हैं।
अब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात देखो किसमें ब्लड मिलता है किसमें नहीं। अगर मैं बात करूं सीरा और धमनी की बात करूं, नॉर्मल सी बात करते हैं इसमें, देखो कपाट किसमें पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं सीरा में, कपाट पाए जाते हैं ना, और धमनी में कपाट अनुपस्थित होते हैं। तो जब सीरा के अंदर मान लो ये सीरा है, बीच बीच में इनके अंदर कपाट पाए जा रहे हैं, राइट, और यहां पर मान लो ब्लड धीरे 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 ऊपर की साइड धकेल रहा है इस तरह से। जैसे ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई, ब्लड इन कपाटों के बीच में रह जाता है, राइट बेटा। जबकि धमनी के अंदर तो कोई कपाट होता नहीं, तो जैसे हार्ट ने पंप किया तुरंत सारा सारा ब्लड कहां पे आ जाएगा, उन टिश्यू या सेल के पास आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड के पास आ जाता है, राइट बेटा। तो जैसे ही ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो ये तो खाली हो जाएगी, इसमें तो हमको रक्त मिलेगा ही नहीं। तो याद रखना धमनी में रुधिर नहीं, सीरा में रुधिर होता है, जबकि धमनी कैसी होती है, खाली होती है। डी ऑप्शन इसका राइट है। याद रखना सीरा में ब्लड पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनमें कपाट यानी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम लोग बात करें तो मनुष्य के लिए सत्य कथन बताइए। ओके, ध्यान से देखना, धमनी में सदैव ऑक्सीकृत, जब सदैव वर्ड आ जाए तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है पल्मोनरी जो धमनी होती है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अनऑक्सीकृत रक्त हृदय के बायां आलिंद में पहुंचता है, अनऑक्सीकृत रक्त हृदय के बायां आलिंद में पहुंचता है। बायां आलिंद में बेटा जी शुद्ध रक्त पहुंचता है ना, बायां आलिंद यही तो होता है ये वाला, तो हार्ट से लंग से जो प्योर ब्लड आएगा वो इसमें तो आता है, राइट बेटा। सॉरी, तो क्लियर हो गया ये आपका। ओके, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। धमनियों में कपाट पाए जाते नहीं बेटा जी, अभी तो हमने बताए थे धमनी में नहीं सीरा में कपाट पाया जाता है। धमनियां सदैव रुधिर को अंगों की ओर, वेरी गुड, काफी अच्छा पॉइंट है, इस चीज को आप समझना। जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें अपवाद है, पल्मोनरी धमनी या अपवाद है, बेटा अपवाद साइंस में नहीं होता, याद रखना। देखो यहां से एक धमनी निकलती है और एक धमनी निकलती है यहां से, राइट, ये तो लेके जाती है हमारे फेफड़ों की तरफ ब्लड को शुद्ध होने के लिए, और ये लेके जाती है हमारे अन्य अंगों की तरफ। तो देखो चीज क्या है, यह बाद में देखा गया कि किसमें शुद्ध हो रहा है किसमें अशुद्ध ब्लड है, बट पहला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर धमनी, अगर आप परिभाषा याद करोगे धमनी की, तो धमनी की परिभाषा वो नहीं होती कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये गलत परिभाषा है। धमनी की परिभाषा एक्चुअली वो होती है, धमनी उसको बोलते हैं जो हृदय से, ये क्या है हार्ट, जो हृदय से रक्त को दूर लेके जाता है, रक्त को दूर लेके जा रहा है, देखो दूर अंगों की तरफ लेके जा रहा है। फेफड़े क्या है, ऑर्गन ही तो है, और दूसरी और जितने भी बॉडी के अंग है वहां तक हमको शुद्ध रक्त पहुंचाता है धमनी, राइट। अब सीरा की परिभाषा कैसे दें, सीरा जिसको हम लोग वेन बोलते हैं ना, वेन जो होती है वो ब्लड लेके आता है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है। ये देखो शुद्ध रक्त भी ऊपर से आएगा ना, तो ये भी तो लेके ही आ रहा है ना हार्ट की तरफ ही। तो आज के बाद कभी मुझे ये नहीं बोलना कि सर ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। साइंस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, वो बात अलग है, किन्हीं को पता नहीं होता तो अपवाद नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। परिभाषा भी इसी प्रकार से याद रखना कि धमनी वो होती है जो अंगों की तरफ रक्त को लेके जाती है हृदय से, राइट, और सीरा वो होती है जो अंगों से ब्लड को लेके आती है हार्ट की तरफ। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्लियर है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक सीरा एक धमनी से निम्न की उपस्थिति में भिन्न है, सीरा पूछा है, तो सीरा के अंदर देखो क्या क्या हो सकती है, ध्यान से पढ़ना। सीरा की भित्तियां मोटी होती है, नहीं पतली होती है। सीरा की अवकाशिका कम, नहीं ज्यादा होती है। अगर भित्ति पतली होगी तो अवकाशिका मोटी चौड़ी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। सीरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में, ध्यान से समझना एक मिनट, मान लो ये हार्ट है और सपोज करना ये सीरा है और ये लगे हुए कपाट और ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ। अब पढ़ो, सीरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में अगर मान लो ब्लड वापस से बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा तो ये जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाएंगे, इस तरह से ये बंद हो जाएंगे पीछे की तरफ। तो विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। वापस से ब्लड पीछे की तरफ ना चले जाए उसके लिए वेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, याद रखना, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें तो धमनी की दीवार में पाए जाने वाले स्तरों की व्यवस्था मुख्यतः अंदर से बाहर की तरफ हमको पूछा है। तो सबसे अंदर के याद रखना इंटरना, काफी बच्चे इसी चीज से इसको सीखते हैं, इंटरना। और सबसे बाहर होता है एक्सटर्ना, है ना, एक्सटर्ना। बस दो चीजें पकड़ लो, बाकी बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं, सिंपल है। मिड में क्या होता है, मीडिया हो गया। तो देखो सबसे अंदर इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, सबसे बीच फिर बीच में आ जाएगा ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लब तथा डब ध्वनियां किसके कारण उत्पन्न होती है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, उनके बंद होने पर होती है। बेटा लब जो साउंड होता है वो तो होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर आती है, यानी कि त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने पर सुनाई देती है। जबकि डब जो ध्वनि होती है, ये याद रखना, सेमी ल्यूनार वाल्व के बंद होने पर सुनाई देती है। सेमी ल्यूनार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर, याद रखना, बंद होने पर सुनाई देती है। तो हेड के कपाटों के बंद होने पर ही दोनों ये साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में साइनोसिस अवस्था में शरीर का रंग कैसे होते हैं। तो शब्द से पकड़िए आप, साइनो, साइनोसिस। तो साइनो का मतलब होता है ब्लू, ब्लू, ब्लू यानी नीला। तो ह्यूमन बीइंग का जो रंग होता है, कलर होता है शरीर का, वो किस प्रकार का हो जाता है इस बीमारी के अंदर, ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मछली का हृदय, फिश हेड की बात करें, फिशेस का जो हेड होता है, मछलियों का जो हृदय होता है, एक चीज तो आपको याद रखना है कि इसमें बंद प्रकार का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। इसमें दो ही चैम्बर होते हैं और इनके अंदर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता दोनों चैम्बर में। दोनों में क्या होता है, एक तो आलिंद होता है और एक क्या होता है, नीला होता है। एक एट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल होता है। और दोनों के अंदर कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त, यानी कि वीनस हार्ट इनका प्रेजेंट होता है। तो दो कक्षीय होता है और वीनस हार्ट हम इसको बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है बेटा जी, हम लोगों ने नून अकेडमी ज्वाइन कर लिया है, तो आप लोग भी इसमें आ सकते हो। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है वो डेली बेसिस पर इवनिंग 7 to 8 तक रहती है, जो कि लाइव है। खास बात यह है कि ये सभी बच्चों के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा जी, सभी बच्चों के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर देखो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो होती है, साथ में आपको यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो कंपटीटर के साथ में। और साथ ही साथ आपका कोई डाउट हो तो वो डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हो, या फिर आप मैसेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। तो इसको ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, टाटा बच्चों।